नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 26 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखो सर, आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन के लिए संचालित समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की है। यह मिशन किस रूप में बेहतर माना जाता है? तो देखो सर, यह मिशन बेहतर माना जाता है समर्थ रूप में, यानी इस मिशन का जो नाम है वो है सर समर्थ। देखो क्या होता है, अपने यहाँ जो ताप विद्युत संयंत्र है, यानी कि हम क्या करते हैं, जो कोयला होता है, कोल से बनाते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो और ये काम होता है भारत में 70% हम यूज करते हैं कोल सर, कोयला को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ओके, देखो अब हमारा उद्देश्य क्या है कि कोल के जगह पे हम बायोमास का उपयोग करें। ओके, कोल के जगह पे हम क्या यूज करें, बायोमास का उपयोग करें अधिक से अधिक। ओके, और साथ ही साथ आपको पता होगा सर, हमारा लक्ष्य है कि जितने भी बिजली हम यूज करते हैं भारत में, उसकी 50% बिजली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आए। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी से आए सर 2030 तक। ठीक है, जो पंचामृत था उसमें से एक अमृत ये भी था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारी जितनी बिजली यूज करते हैं उसका 50% बिजली हम रिन्यूएबल एनर्जी से ले 2030 तक। ओके, तो देखो इसको लेकर जो मीटिंग हुई, दूसरी बैठक, इसकी अध्यक्षता करा सर केंद्रीय ऊर्जा सचिव। और केंद्रीय ऊर्जा सचिव अभी कौन है? ये है सर आलोक कुमार। ओके, अभी केंद्रीय ऊर्जा सचिव हैं वो है सर आलोक कुमार। ठीक है, देखो हमारा लक्ष्य है कि 500 मेगावाट बिजली जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए 2030 तक। ओके, 500 मेगावाट, तो ये इंपॉर्टेंट होगा सर, 500 मेगावाट बिजली बनानी है हमें रिन्यूएबल एनर्जी तक से 2030 तक, ये हमारा टारगेट है सर। ओके, देखो बात हो रही है कोयला की, तो अभी अभी कोयला मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू करा है जिसका नाम है कोयला दर्पण। ओके, कोयला मंत्रालय ने पोर्टल शुरू करा है सर कोयला दर्पण। ठीक है, और अभी जो कोयला मंत्री हैं वो कौन है? वो है सर प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। हाल ही में किस मंत्रालय ने 35 पाकिस्तानी आधारित यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखो सर, 35 पाकिस्तानी आधारित यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगाया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ओके, जिसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। देखो क्या होता था ना, जो ये पाकिस्तानी आधारित यूट्यूब चैनल थे, ये इंडिया एक्टिविटीज करते थे। ठीक है, इंडिया की इमेज को खराब करने का काम करते थे। वो वैसे वीडियो सर्कुलेट किए जाते थे इन सब यूट्यूब चैनल्स पे, तो इसलिए इन सब यूट्यूब चैनल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कर दिया है बैन। तो अब ये सारी यूट्यूब चैनल भारत में नहीं चल सकेंगे। ओके, और सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर, जो कि सांसद है हमीरपुर से। हमीरपुर है सर इनकी कंस्टिट्यूएंसी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टार्टअप ने 2021 में लगभग कितने बिलियन डॉलर जुटाए? ओके, तो देखो सर, स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप मतलब होता है सर नए उद्योग। जो नए नए उद्योग आए हैं, ये कितना अमाउंट इकट्ठा किए हैं जो भारतीय स्टार्टअप है। ठीक है, देखो ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? ये रिपोर्ट जारी करा है नेस्कॉम और जिनॉय ने। नेस्कॉम और जिनॉय ने। नेस्कॉम क्या है सर? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंपनीज। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ओके, नेस्कॉम और जिनॉय की रिपोर्ट है कि टोटल जो भारतीय स्टार्टअप है इन्होंने जुटाए हैं 24 बिलियन डॉलर। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर जाओगे तो 24.1 अरब डॉलर। ठीक है, 24 बिलियन डॉलर इन्होंने जुटाए हैं भारतीय स्टार्टअप्स ने। देखो क्या होता है, जैसे नए उद्योग बैठाने हैं, ठीक है, मान लो कोई नई उद्योग बैठानी है, नया उद्योग है, उसकी वैल्यूएशन हो गई सर 4 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये कंपनी का क्या करेगी, ये 1 करोड़ रुपए उठा लेगी मार्केट से। ठीक है, और इस कंपनी के 25% शेयर दे देगी जहां मार्केट में, जहां से इसने 1 करोड़ रुपए उठाए हैं। किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए और कंपनी के 25% शेयर ले लिए। कल को कंपनी की वैल्यू हो गई 100 करोड़ रुपए, कंपनी ग्रोथ करती है, वैल्यू हो गई 100 करोड़ रुपए, तब ये 1 करोड़ रुपए हो जाएगा सर 25 करोड़ रुपए, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन 25 गुना बढ़ गई।
तो ये इसके पास 25% स्टेक है कंपनी का, तो अब इसका 25% स्टेक हो जाएगा करीब 25 करोड़ रुपए। ओके, इसमें जिसकी कंपनी होती है उसको क्या फायदा होता है, इसने अपने शेयर को बेचा है, स्टेक दी है, इसमें पार्टनर बनाया है, तो इसको इसलिए इनको ये पैसे लौटाने नहीं होते। तो अभी क्या हो रहा है, स्टार्टअप्स इसी पैटर्न पे जा रहे हैं, 25%, 30%, 50% से कम वैल्यूज बेच के और स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। ओके, तो अभी जो स्टार्टअप ने जुटाए हैं टोटल 2021 में $24 बिलियन। ओके, सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए किन राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो देखो सर, सरस्वती नदी के जो पुनरुद्धार के लिए समझौता हुआ है वो हुआ है सर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। ओके, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो सरस्वती नदी जो है इस पे बहुत सारा विवाद है, मतभेद है कि सरस्वती नदी थी भी कि नहीं। देखो वैज्ञानिकों का मानना है कि सरस्वती नदी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वैज्ञानिक मानते हैं कि सरस्वती नदी थी ही नहीं। लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, ये सारे क्या कहते हैं कि सरस्वती नदी थी। ठीक है, हम पौराणिक ग्रंथ जो हमारे ये मानते हैं कि सरस्वती नदी थी। तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम मानते हैं कि यमुनानगर एक डिस्ट्रिक्ट है सर, यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर है सर हरियाणा में। तो यमुनानगर में एक जगह है आदि बद्री। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो सरस्वती नदी है, जो हमारे पास साक्ष्य है उसके हिसाब से जो सरस्वती नदी है वो निकलती थी आदि बद्री से। ठीक है, देखो हमारे यहाँ नदी सिर्फ नदी नहीं है, हम नदी के देवियों के रूप में पूजते हैं। ठीक है, जैसे गंगा, गंगा नदी नहीं, गंगा माँ बोलते हैं हम। ठीक है, तो हमारे यहाँ इमोशनल कनेक्टिविटी होती है। तो वैसे ही सरस्वती नदी निकलती कहाँ से थी, यमुनानगर के आदि बद्री से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिखता है कि एक जगह है, रास्ता टाइप से दिखता है सर, इसमें कभी पानी बहा करता था, ऐसा कुछ प्रतीत होता है इसे देख के। ठीक है, इसी को हम मानते हैं सरस्वती नदी। ठीक है, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। अब क्या होगा, देखो यमुनानगर के आदि बद्री से ही एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सोम। ठीक है, तो सोम नदी पर हम बांध बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने करा है, हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश के साथ साझेदारी। ठीक है, सोम नदी पे बांध बनेगा और इस बांध से पानी छोड़ा जाएगा इन रास्तों पे, और यहां से जिसको हम बोलेंगे सरस्वती नदी। ठीक है, जिसको हम मानते हैं कि इस रास्ते से कभी सरस्वती नदी बहती थी। ठीक है, बट अभी आज की डेट में इसमें पानी नहीं है, तो इस सोम नदी का पानी बांध के जरिए रोक के फिर इसको डालेंगे हम सरस्वती नदी में, और यहां से हमें दिखने लगेगी सरस्वती नदी। तो ये है सर पूरा प्रोजेक्ट, और ये बांध जो बनाने में खर्च होगा वो होगा 215 करोड़ रुपए का। और इस बांध बनाने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए हस्ताक्षर हुआ है समझौता हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। ओके, देखो हिमाचल प्रदेश में भी कितने बांध है, तो हिमाचल प्रदेश की बात होगी तो सर हिमाचल प्रदेश में है टोटल 4 बांध। हिमाचल प्रदेश में है सर टोटल 4 बांध। कौन कौन से हैं, पहला तो है रेणुका जी बांध। ठीक है, रेणुका जी बांध जिसकी क्षमता है 40 मेगावाट की। ठीक है, ये है सर गिरी नदी पे, और गिरी नदी जो है ये है यमुना की सहायक नदी। ठीक है, और सिरमौर में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है सर ये रेणुका जी बांध। ठीक है, दूसरा आता है सर लहड़ी बांध। लहड़ी बांध या लहड़ी जल विद्युत परियोजना आप कह सकते हो। तो लहड़ी बांध जिसकी क्षमता है सर 210 मेगावाट की। ओके, और ये है सतलुज नदी पे, सतलुज नदी पे है सर, और ये पड़ता है आपका शिमला कुल्लू बॉर्डर पे। ये आपको मिलेगा लहड़ी बांध या लहड़ी जल विद्युत परियोजना, ये मिलेगा सर शिमला कुल्लू बॉर्डर पे 210 मेगावाट क्षमता के साथ। तीसरा बांध है सर 66 मेगावाट क्षमता के साथ धौला सिंध बांध। धौला सिंध बांध, और धौला सिंध बांध है सर ब्यास नदी पर, और ये है हमीरपुर में, ब्यास नदी पर, और ये पड़ता है सर हमीरपुर में। ओके, चौथा और आखिरी है सर यहाँ पे 111 मेगावाट का सावरा कुडू बांध। सावरा कुडू बांध जो कि है शिमला में पब्बर नदी पर।
ये पूछा जाता है सर सावराकुड़ू बांध किस पे है, तो ये है सर पब्बर नदी पर। और पब्बर नदी क्या है, ये यमुना की सहायक नदी है। ओके, देखो इतना जल की बात हो रही है, तो अभी हमारे जल शक्ति मंत्रालय की जो सचिव हैं वो कौन है, तो अभी अभी बनी है सर जल शक्ति मंत्रालय की सचिव, जिनका नाम है विनी महाजन। विनी महाजन, ये पहले पंजाब की सेक्रेटरी रह चुकी हैं, अभी हैं ये जल शक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन। हाल ही में किस राज्य में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए लिविंग रूट ब्रिज के लिए कुछ ग्रीन रूल्स को रेखांकित किया है? देखो क्वेश्चन को समझते हैं सर। देखो क्या होता है, ये देखो ग्रीन रूल्स पहले बात कर लेते हैं, लाया किसने है। तो देखो ग्रीन रूल्स लाई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो ग्रीन रूल्स है ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। ठीक है, ये इनका है सर ग्रीन रूल्स। ओके, देखो क्या है, ये है बेसिकली मेघालय का। तो देखो मेघालय में एक पेड़ की प्रजाति है जिसको बोलते हैं रबर फिग ट्री। रबर फिग ट्री, या इसका साइंटिफिक नाम भी देख लो सर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जिसका नाम है फिकस इलास्टिका। इलास्टिका, ओके, फिकस इलास्टिका। देखो फिकस इलास्टिका या रबर फिग ट्री जो प्रजाति है पेड़ की, ये पेड़ हो गया, इसके जो तने जड़ें होती हैं, जड़ें निकल के, जैसे मान लो अगर कोई पानी की धारा जा रही है, कोई नदी जा रही है, तो यहाँ पे ये बढ़ती जाती है और ये ग्रो करती रहती है। ठीक है, और ये एक तरीके से ब्रिज का काम करती है। ठीक है, तो मेघालय की पूरी कोशिश ये है कि ऐसे जो ब्रिज हैं इनको मिल जाए यूनेस्को की जो धरोहर साइट, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की, उसका दर्जा। ठीक है, इसके लिए जो मेघालय है वो लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट कहाँ का है सर, ये है सर मेघालय का। देखो ये पहली बार लिविंग रूट ब्रिज, इसको बोलते हैं सर लिविंग रूट ब्रिज, यानी पेड़ भी जिंदा है। ठीक है, और ये ब्रिज बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी ब्रिज भी, ये जो रूट्स हैं ये भी जिंदा हैं, तो इनको बोल रहे हैं लिविंग रूट ब्रिज। और ये लिविंग रूट ब्रिज का जो कंसेप्ट है ये लाया किसने था, तो देखो सर लिविंग रूट ब्रिज का जो कंसेप्ट है ये लाई थी मेघालय की खासी जनजाति। ठीक है, जो मेघालय की खासी जनजाति है उनका ये कंसेप्ट है सर लिविंग रूट ब्रिज का। ओके, मेघालय में बेसिकली कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं पूछा जाता है सर, तो मेघालय में पाई जाती हैं मुख्यतः खासी, गारो और जयंतिया। खासी, गारो और जयंतिया। ओके, तो इस पेड़ का नाम याद रखना सर रबर फिग ट्री, जिसका साइंटिफिक नाम है फिकस इलास्टिका। ओके, ग्रीन रूल्स बनाए किसने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर है सर कोलकाता में। कोलकाता, ओके, कोलकाता में बायोलॉजिकल जो है, ओके, तो देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर पूछता है बॉटनिकल, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है सर कोलकाता में, इसका भी हेडक्वार्टर। और एक पूछा जाता है एएसआई। ठीक है, एएसआई यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करता है तो एएसआई एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है कोलकाता। ओके, जूलॉजिकल, बॉटनिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल, इन तीनों के अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो इसका है सर कोलकाता में। एक पूछा जाता है पुरातत्व विभाग, उसको भी बोलते हैं एएसआई, तो पुरातत्व विभाग की बात करेगा तो उसका हेडक्वार्टर है सर न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में। ओके, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करें, आर्कियोलॉजिकल की बात करें तो नई दिल्ली, जूलॉजिकल, बॉटनिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है सर कोलकाता में। हाल ही में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किस देश से सेब की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की? देखो सर बेसिकली सेब कहाँ होते हैं, जो मेन अधिकतर सेब होता है भारत का वो होता है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में होता है, और कुछ जो सेब है कुछ पार्ट वो होता है सर उत्तराखंड में। ठीक है, तो इन तीनों ने मांग करी है कि जो ईरान से जो अवैध सेब आते हैं, देखो ईरान से जो सेब आते हैं अवैध सेब आते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार से इन राज्यों ने मांग करी है सर कि ये जो अवैध सेब आते हैं इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। देखो क्या होता है, जो ईरान से सेब आते हैं उनमें कीड़े होते हैं, उन्हें देखा गया है कि उनमें कीड़े होते हैं। कौन कौन से कीड़े होते हैं सर, देखो दो कीड़े बेसिकली पाए जाते हैं, एस्पिडियोटस नर्ड
और दूसरा होता है सर एओनी डेला औरांटी। कीड़ों के नाम रखना जरूरी नहीं है सर, बाकी आप बस ये ध्यान रखो कि 2 कीड़े आते हैं, ठीक है, एवेनी डेला औरांटी और एस्पिडियोटस नर्ड। ठीक है, ये 2 कीड़े क्या करते हैं कि सेब को हार्म पहुंचाते हैं, और ये कीड़े अगर भारत में आ जाते हैं तो जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेब की खेती होती है, जो सेब हैं उनको भी ये हार्म करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसान हैं जो कि सेब की खेती करते हैं, जो सेब उगाते हैं, उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि जो ईरान से सेब आते हैं उस पर लगाया जाए प्रतिबंध। ओके, रीजन ये कीड़े हैं। ठीक है, देखो सर बात हो रही है ईरान की, तभी ईरान के राष्ट्रपति कौन है? ये है सर इब्राहिम रईसी। ईरान में हमारे राजदूत है गद्दाम धर्मेंद्र है हमारे राजदूत ईरान में। ठीक है, ईरान ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च करा है जिसका नाम है सिमोर्ग। ओके, और ईरान अभी 9वां सदस्य बना है एससीओ का, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। ओके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन का एससीओ का 9वां मेंबर बना है ईरान। और ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2022 मरीन सिक्योरिटी बेल्ट अभ्यास में भाग लेने वाले देश कौन से हैं? तो देखिए सर 2022 में जो मरीन सिक्योरिटी बेल्ट अभ्यास हुआ है, इसमें ये हुआ कहाँ है पहले ये देख लो। ये हुआ है सर हिंद महासागर में, इंडस ओशियन में, हिंद महासागर में, बेसिकली उत्तरी पार्ट में हुआ है इसके। ठीक है, तो आप कह सकते हो हिंद महासागर में हुआ है मरीन सिक्योरिटी बेल्ट, और इसमें भाग लिया है रूस, चीन और ईरान ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा सर इसका आंसर, रूस, चीन और ईरान ने भाग लिया है मरीन सिक्योरिटी बेल्ट में, जो कि हुआ है हिंद महासागर में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया, जो पहले पिता की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया था? देखो सर ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। ठीक है, और ये हुआ है सर दिल्ली में। ठीक है, बहुत ही ऐतिहासिक काम है, समझते हैं क्या है। और ये जो जाति प्रमाण पत्र था ये दिया दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने। ठीक है, मनीष सिसोदिया ने दिया सर, ये ऐतिहासिक काम है। देखो क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, आपको पता है कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट बना माता की जाति के आधार पर, जो कि पहले बनता था पिता की जाति के आधार पर। ठीक है, जो पिता की जाति होती थी उनके आधार पर बनता था। अभी जो दलित या निम्न वर्ग की महिला है उनके जाति के आधार पर बनेगा। देखो क्या होगा, एक वर्ड होता है सिंगल मदर। ठीक है, सिंगल मदर यानी वो माँ जिनके पति या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर छोड़ दिया है, उनको तलाक दे दिया है, जो सिर्फ सिंगल मदर रह गई हैं अभी आज की डेट में, चाहे जिस भी रीजन से रही हो, उनके बच्चे हैं, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा तो वो उनके पेरेंट्स या फादर को देख के नहीं बनेगा। अगर वो चाहती है माँ तो वो अपने कास्ट से लगा के उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकती हैं। और ये ऐसा पहली बार ही हुआ है सर पूरे इंडिया में कि माँ के जाति के आधार पर बच्चों का बन रहा है सर कास्ट सर्टिफिकेट। रीजन यही है, बस कंडीशन यही है सर कि माँ जो है वो सिंगल मदर होनी चाहिए। ओके, तो बात हो रही है सर दिल्ली की। तो दिल्ली में अभी एक श्रमिकों जो निर्माण श्रमिक है उनके लिए शुरू करा है सर श्रमिक मित्र योजना। ओके, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी दिल्ली की है। ठीक है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो है ये भी है दिल्ली गवर्नमेंट की, जिसके तहत फ्री कोचिंग दी जाएगी जो SC ST कास्ट के बच्चे हैं उनको। ओके, दिल्ली की बात हो रही है सर, तो जो भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है सदर बाजार पुलिस स्टेशन, जो कि है सर दिल्ली में। सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि है सर दिल्ली में भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन। ओके, देखो दिल्ली गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स आया था, गुड गवर्नेंस यानी उच्चतम शासन जो सूचकांक था, उसमें यूटीज में जो यूनियन टेरिटरीज हैं केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पे था। ओके, तो ये बातें आपको सर दिल्ली के बारे में पता होनी चाहिए। हाल ही में सोगरिया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, यह स्टेशन किस राज्य से संबंधित है?
तो देखो सर, जो सोगरिया रेलवे स्टेशन ये पहले से एग्जिस्ट करता था, इसको संशोधित किया गया है, यानी इसमें मॉडिफाई किया गया, इसको और बेहतर और खूबसूरत बनाया गया है सोगरिया रेलवे स्टेशन को। और सोगरिया रेलवे स्टेशन जो है ये पड़ता है सर कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। कोटा आपने नाम सुना होगा, तो कोटा के राजस्थान में है सर सोगरिया रेलवे स्टेशन, जिसको संशोधित करके अच्छे से मॉडिफाई करके और खूबसूरत बना के इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और इसका उद्घाटन करा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। जो अभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो स्पीकर हमारे ओम बिरला, इन्होंने करा है सर इसका उद्घाटन। बेसिकली ओम बिरला कोटा से ही सांसद हैं। ठीक है, तो इन्होंने करा है सर सोगरिया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। ठीक है, जो कि पड़ता है कोटा राजस्थान में। ठीक है, देखो राजस्थान की 2 योजना है जो अभी भी शुरू है, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली है सर जागृति बैक टू वर्क योजना, जागृति बैक टू वर्क योजना। ठीक है, और दूसरी योजना है सर आई एम शक्ति उड़ान योजना, आई एम शक्ति उड़ान योजना। इस योजना के तहत जो सैनिटरी नैपकिन है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ओके, हाल ही में किस राज्य में सैनिक स्कूल का नाम बदलकर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो देखो सर, अभी जो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सर मैनपुरी, मैनपुरी, तो मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम बदलकर पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर थे, इनके नाम पे रखा गया है। आपको पता ही होगा अभी बिपिन रावत सर का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ओके, तो अभी इनके नाम पर जो उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिले का सैनिक स्कूल है उसका नाम होगा। ओके, और अभी आपको पता ही होगा, हमने कई वीडियोज में डिस्कस किए हैं, भारत में 100 नए सैनिक स्कूल और बनाए जाएंगे। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के लिए हल्की और अधिक जलवायु के अनुकूल वर्दी की शुरुआत की। इसमें कपास और प्लास्टर का अनुपात क्या है? तो देखो सर, ये जो कपास और पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर, तो जो पॉलिएस्टर का जो अनुपात है ये है सर 70 और 30 का, यानी 70% कपास यानी कॉटन है और 30% है सर इसमें पॉलिएस्टर। ठीक है, ये बहुत ही कंफर्टेबल वर्दी होगी। ठीक है, कैमोफ्लाइज होगी सर, ये कैमोफ्लाइज वाली वर्दी, पत्ते जैसी। ठीक है, कैमोफ्लाइज वाली वर्दी होगी सर, बहुत ही हल्की, अगर भीग जाए तो आसानी से सूख सकती है, इस टाइप की, स्ट्रेचेबल, कंफर्टेबल, जितना का हो सर उतना कम होगा, ऐसी वर्दी होगी सर, काफ़ी अच्छी वर्दी है ये। तो इसमें है सर कपास और पॉलिएस्टर का अनुपात 70 और 30 का। ओके, लाइट वेट वर्दी होगी सर ये। देखो ये जो वर्दी इसको डिजाइन करा है, ये करा है सर NIFT ने। ठीक है, NIFT क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने। ओके, तो NIFT ने करा है सर इसको डिजाइन, जिसमें कि कॉटन होगा 70% और पॉलिएस्टर होगा सर 30%। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखो सर, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित हुई है सुष्मिता सेन। ठीक है, अभी अभी इनकी एक टेलीविजन सीरीज आई थी आर्या 2, यानी आर्या द्वितीय। ठीक है, आर्या 1 जो था वो काफी फेमस हुआ था, उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला था। तो अभी आई थी इनकी सर आर्या 2। ओके, तो ये मिला है सर वर्किंग वुमेन अवार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड सुष्मिता सेन को। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।